गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर 5 चैप्टर 2 क्लास 11 हिंदी मीडियम आरबीएससी के लिए है। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा है? इससे पहले हमने ये देखा था कि जो आपका कौन कौन से परमाणु मॉडल दिए गए थे, परमाणु के मूल मतलब भौतिक कण कौन कौन से हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, फिर उसके बाद आपको बताया था कि हाइड्रोजन का, फिर आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव के बारे में बताया था। ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें क्या होती हैं इसके बारे में बताया था। क्वांटा क्या होता है, फोटोन क्या होता है, प्लांक स्थिरांक क्या है, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है। तो हमने 2 परमाणु मॉडल पढ़े थे। कौन कौन से? एक तो पढ़ा था हमने थॉमसन का और दूसरा हमने देखा था रदरफोर्ड का। रदरफोर्ड ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, और मैक्सवेल ने इसको अपोज किया था। उसने कहा था कि यदि इलेक्ट्रॉन जो है वो आवेशित कण है और यदि आवेशित कण गति करता है तो उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, और ऊर्जा के ह्रास होगा तो उसका जो पथ है वो सर्पिलाकार होते हुए उसे नाभिक में गिर जाना चाहिए। यदि वो नाभिक में गिर जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो परमाणु की संरचना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उसके बाद बोर ने एक मॉडल दिया जिसे बोर मॉडल कहते हैं। इसके कौन कौन से बिंदु हैं? इसके बिंदु में देखिए, फर्स्ट बिंदु है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा के वृत्ताकार पथ में गमन करते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन है, देखिए आप इसको ऐसे समझिए, जैसे ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक परमाणु है। ठीक है, बीच में क्या है? बीच में नाभिक है। ये जो बाहर है, ये जो गोले बना रखा है मैंने, ये जो पहला गोला इजिकल टू 1, ये जो दूसरा गोला है इसको हम कह रहे हैं n इजिकल टू 2, इसको हम कह रहे हैं n इजिकल टू 3। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो किस में लगाते हैं? एक निश्चित त्रिज्या और ऊर्जा के वृत्ताकार पथ में गमन करते हैं। तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं वो एक पथ है, एक वे है, एक रास्ता है कि इन वृत्ताकार कक्षकों में चक्कर लगा रही है। जो वृत्ताकार जो पथ है, ये जो वृत्ताकार पथ है, देखो पहले पथ की त्रिज्या निश्चित है, दूसरे पथ की त्रिज्या निश्चित है, तीसरे पथ की त्रिज्या निश्चित है। तो यदि और इनकी त्रिज्या ही निश्चित नहीं है, इनकी ऊर्जा भी निश्चित है। तो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ताकार कक्षकों में, जिन वृत्ताकार पथ में गमन करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं या तो कोश कहते हैं, कक्षा कहते हैं, उन्हें हम कक्ष भी कहते हैं, या हम उन्हें स्थायी ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ये सब टर्म्स जो कक्षा, कोश, स्थायी ऊर्जा स्तर बोल रही हूँ, आगे काम आएंगे, इसलिए आपको ये समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रॉन जिसमें भी चक्कर लगा रहा है उसकी त्रिज्या निश्चित है, जो वृत्ताकार पथ है उसकी त्रिज्या निश्चित है, उसकी ऊर्जा निश्चित है। ठीक है, तो ये जो वृत्ताकार पथ है इन्हें हम कहते हैं कोश। क्या कहते हैं? कोश, कक्षा, स्थायी ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब ये जो स्थायी ऊर्जा स्तर है इनको हम किससे बताते हैं? इनको हम, अभी आप आगे पढ़ोगे, इन्हें हम कहते हैं मुख्य क्वांटम संख्या या कोश संख्या। ये क्या है? जितने चक्कर लगा रहे हैं इन्हें हम कहते हैं कोश। तो कोश की संख्या, पहला वाला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, पांचवा कोश। तो n जो है यदि इसकी वैल्यू 1 होगी तो उस कोश का नाम क्या होगा? k। यदि n की वैल्यू 2 है तो k कोश का नाम होगा n, यदि 3 है तो m, 4 है तो n और 5 है तो o। इस तरीके से ये जो कोश हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं को निश्चित कर दिया गया, इनका नाम निश्चित कर दिया गया, और त्रिज्या और ऊर्जा तो उनकी निश्चित थी ही। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है तो लगाता रहेगा, दूसरे में लगा रहा है लगाता रहेगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन, तो जब वो चक्कर लगा रहा है तो ना तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, ना वो ऊर्जा का अवशोषण कर रहा है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन 1 से 2 में जा रहा है, मान लीजिए 1 से 2 का मतलब एक पहले वाले कोश से दूसरे वाले कोश में जा रहा है, तो क्या करेगा? वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ठीक है, और यदि वो दूसरे से पहले में आ रहा है, यानी कि पहले से दूसरे में जा रहा है, यहाँ से कूद कर पहले कोश से दूसरे कोश में जा रहा है, तो ऊर्जा का अवशोषण करेगा, और दूसरे से पहले में जा रहा है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन
जो कोश है उसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, तथा उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जाने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। क्लियर हो गया? ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में चक्कर लगा रहा है। तो ये जो कक्षक है ये क्या है? स्थायी ऊर्जा स्तर है, ठीक है, निम्नतम ऊर्जा स्तर है, स्थायी है और निम्नतम है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊर्जा को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में जा रहा है, ठीक है। तो दोनों ऊर्जा स्तर, मान लो इलेक्ट्रॉन एक कक्ष से दूसरे कक्ष में गया, तो दोनों के बीच में जब उसने ऊर्जा का अवशोषण किया तो दोनों के बीच में ऊर्जा का कितना अंतर आएगा? एक स्तर से दूसरे स्तर में जाने के लिए यदि ऊर्जा का अंतर देखें तो ऊर्जा के अंतर को हम किससे बताएंगे? डेल्टा किसको बताता है? अंतर को। ई का मतलब ऊर्जा 1 से 2 में गया है, 1 में घूम रहा था, 1 से वो कूद कर किस में गया? 2 में गया, तो 1 से 2 में गया, तो 2 की ऊर्जा अब पहले की ऊर्जा दोनों को घटा देंगे तो क्या जाएगा? अंतिम माइनस प्रारंभिक ऊर्जा क्या होती है? एच न्यू, और न्यू किसके बराबर होता है? एच सी अपॉन लैम्डा। ये आपको इससे पहले मैंने बताया हुआ है, ठीक है। अब फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो केवल उन्हीं कक्षकों में चक्कर लगाते हैं। ये तो हमने कह दिया कि निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन किस कक्षकों में चक्कर लगाते हैं? उनमें जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, जिसमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है? MVR। कोणीय संवेग जो है वो किसका सरल गुणक होता है? h/2π का सरल गुणक होता है या पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षकों में चक्कर लगाते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है। जहां v क्या है? v इलेक्ट्रॉन का वेग है, r त्रिज्या है, m भार है, h प्लांक स्थिरांक है, पाई की वैल्यू आपको पता ही है, और n क्या है? कोश की संख्या 1 2 3, ठीक है। छठा पॉइंट क्या कहता है वोर का मॉडल कि इलेक्ट्रॉन के कक्ष में चक्कर लगाते समय जो रदरफोर्ड ने जो क्वेश्चन उठाया था उसको इसने सॉल्व किया कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कोश में चक्कर लगा रहा है तो उस टाइम पर 2 बल काम करते हैं। एक बल लगाते समय अभिकेंद्रीय बल, केंद्र की ओर लगने वाला जो बल है, अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है। यानी जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो जब वो उस कोश में चक्कर लगा रहा है और आवेशित कण है तो उस टाइम पर उस इलेक्ट्रॉन पर 2 प्रकार के बल काम कर रहे हैं। एक तो अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर होता है, और अपकेंद्रीय बल जो सतह की, जो परिधि की तरफ होता है। दोनों बल कैसे होते हैं? बराबर होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। दोनों बल बराबर होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी कक्ष में बना रहता है और इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो अनिश्चित नहीं होता, वो पथ बिल्कुल वैसा का वैसा ही बना रहता है, जिसके कारण परमाणु की संरचना वैसी की वैसी रहती है, ठीक है। अब जो बोर मॉडल था इसकी खास बात क्या थी कि इससे हम कक्षक की जो कोश है, कक्षक है, उसकी हम त्रिज्या, ऊर्जा, वेग आदि सब कुछ इसकी गणना कर सकते हैं। तो देखिए अब आपको मैंने यहाँ पर फॉर्मूले लिखे हैं, इन फॉर्मूलों को आपको, क्योंकि इनका डेरिवेशन तो है नहीं आपके कोर्स में, आपको इनको सिर्फ लर्न करना है, आपके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करना है। यदि किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, मान लो En, n का मतलब n कोश में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकालनी है तो किसके बराबर होगी? -RH Z² n²। RH क्या है? रिडबर्ग स्थिरांक। Z क्या है? परमाणु क्रमांक। RH क्या है? रिडबर्ग स्थिरांक, पता है, इससे पहले वाले में मैंने पढ़ाया था, रिडबर्ग स्थिरांक। Z है परमाणु क्रमांक, n है कोश की संख्या, कोश की संख्या। तो फॉर्मूला हो गया En = -RH Z² n², ठीक है। RH की वैल्यू यदि आप जूल में लिखोगे तो कितनी है? 2.18 × 10⁻⁻18, ठीक है। तो जो ऊर्जा है वो आप इस फॉर्मूले से निकालोगे। जैसे मान लीजिए ऊर्जा निकालनी है, उसने आपसे कहा कि ऊर्जा की गणना करो यदि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के दूसरे कोश में है, मान लो क्वेश्चन उसने ऐसे ही पूछ लिया,
तो अब आपसे क्या कैलकुलेट करा रहा है, ई कैलकुलेट करा रहा है, तो ई का फॉर्मूला क्या लगाओगे, माइनस आर एच, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है, एक होती है, तो एक स्क्वायर अपॉन एन की वैल्यू कितनी है, दूसरा कोश एन की वैल्यू उसमें देगी 2, तो 2 का स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो गई, माइनस आर एच अपॉन 4। दिस इज द आंसर। समझ में आ रहा है? अब आर की वैल्यू आपको लर्न करके रखनी है, ठीक है। यदि वो त्रिज्या पूछता है तो त्रिज्या का फॉर्मूला क्या है, एन स्क्वायर अपॉन जेड 0.529 एंगस्ट्रॉम। यदि वो एंगस्ट्रॉम में पूछ रहा है तो आप 0.529 यूज करेंगे, और यदि वो पिकोमीटर में बोल रहा है तो 52.9 यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी यदि वो दूसरे कोश की त्रिज्या पूछ रहा है हाइड्रोजन के लिए ही, यहाँ पर उसने ऊर्जा पूछी है, मान लो त्रिज्या पूछा है तो त्रिज्या के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला क्या है, मान लो मैं एंगस्ट्रॉम में निकाल रही हूँ, तो 0.529, एन की वैल्यू कितनी है 2, जेड तो एक ही है, तो क्या हो जाएगी 4 गुना 0.529, ये त्रिज्या होगी। क्लियर? फिर वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग निकाल सकते हैं किसी भी कोश में, उसका फॉर्मूला क्या है, जेड अपॉन एन 2.18 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे, आपके एग्जाम्पल दिए हुए बुक में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, बोर मॉडल की सीमाएं, की जो बोर मॉडल था उसकी सीमाएं थी कुछ कि वो भी मतलब उसने काफी चीजें तो बता दी, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक कुछ चीजों को समझाने में असफल रहा। क्या सीमाएं थी कि वो केवल हाइड्रोजन परमाणु के लिए एप्लीकेबल था, यानी केवल हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही है, तो वो एकल स्पीशीज के जितने भी आयन हैं, जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है हीलियम प्लस, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हीलियम प्लस आयन है, तो ये क्या होगी, प्रजाति होगी, इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर पाएगा, यानी वो केवल एकल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की व्याख्या कर पा रहा था और किसी की व्याख्या नहीं कर पा रहा था, ठीक है। दूसरा, वो जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा सका। जीमान प्रभाव क्या है कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपने देखा था लाइनें प्राप्त हो रही थी जब इलेक्ट्रॉन एक स्तर से दूसरे स्तर में जा रहा था या दूसरे स्तर से पहले स्तर में आ रहा था, तो वो जो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, यदि वहां पर आपने चुंबकीय क्षेत्र लगा दिया है तो आप देखते हैं कि वहां पर जो रेखा चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं जो लाइन्स जो मिल रही थी वो क्या हो रही थी, विपाटित होती चली जाती। विपाटित का मतलब स्प्लिट होती चली जाती थी, ठीक इसी तरीके। तो यदि चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं विपाटित होती है तो उसे हम जीमान प्रभाव कहते हैं, और यदि विद्युत क्षेत्र में विपाटित होती है, स्प्लिट होती है, तो उसे हम स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो ये रेखाएं क्यों हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं प्राप्त हो रही हैं वो और भी छोटी छोटी सूक्ष्म रेखाओं में क्यों बट रही है। विपाटन का मतलब ये मान लो एक रेखा है, अब ये एक रेखा जो है ये छोटी 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 बहुत सारी रेखाओं से मिलकर बनी है, फाइन रेखाओं से मिलकर बनी है। कब? जबकि हमने चुंबकीय क्षेत्र लगाया है तो विद्युत क्षेत्र लगाया है उस समय पर, तो इसको वो समझाने में असफल रहा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है डी ब्रॉगली सिद्धांत। डी ब्रॉगली सिद्धांत क्या कहता है, देखो इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, विकिरणें हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय विकिरणें कैसी विकिरणें थी, कैसी प्रकृति शो कर रही थी, द्वैत प्रकृति। द्वैत प्रकृति का मतलब जैसे प्रकाश है वो कण की तरह भी उसको हम समझ सकते हैं, और प्रकाश जो है कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो हम कण की तरह बताते हैं प्रकाश के लिए, और कुछ ऐसे हैं जो हम तरंग की तरह बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूअल नेचर या द्वैत प्रकृति कहते हैं। तो विद्युत चुंबकीय जो विकिरणें हैं वो द्वैत प्रकृति शो करती हैं। ठीक इसी तरीके से डी ब्रॉगली ने कहा कि जो द्रव्य है ना, द्रव्य का मतलब अभी हम विकिरण की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम द्रव्य की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो द्रव्य है वो भी द्वैत प्रकृति प्रदर्शित करता है, यानी ड्यूअल नेचर शो करता है, यानी हम कण की तरह भी इसको समझा सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की तरह उसके व्यवहार को। तो जो द्रव्य है, सबसे बड़ी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि जो डी ब्रॉगली का सिद्धांत था वो अति सूक्ष्म पिंडों पर लगा था, मीन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। एक तो होते हैं बहुत बड़े बड़े और एक छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो जो छोटे पार्टिकल्स है, सूक्ष्म पिंड है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनके ऊपर वो एप्लीकेबल था, ठीक है। अब आप देखो क्या कहता है डी ब्रॉगली सिद्धांत के अनुसार कि यदि कोई द्रव्य कैसे है, द्वैत प्रकृति शो कर रहा है, तो द्वैत प्रकृति शो कर रहा है तो कण की द्रव्य है तो कण तो होगा ही होगा, लेकिन वो तरंग की तरह भी गति कर रहा है। यदि तो ये माना गया कि परमाणु के चारों ओर जो कोश है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैसे गति करते हैं, तरंग के रूप में गति करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन क्या है, द्रव्य है, अति सूक्ष्म पिंड है, अति सूक्ष्म पिंड है तो क्या है, द्रव्य है, और यदि द्रव्य है तो कैसे गति कर रहा है, तरंग के रूप में
गति कर रहा है, तो यदि द्रव्य तरंग के रूप में गति कर रहा है तो क्या चीज उत्पन्न हो गई? द्रव्य तरंगे उत्पन्न हो गई। अब द्रव्य तरंगे जो है यदि कोई तरंग है तो उसका क्या होगा? तरंग दैर्घ्य होगा। तो यदि कोई भी द्रव्य तरंग के रूप में गति कर रहा है तो उस समय पर उसकी तरंग दैर्घ्य क्या होगी? तो उस समय उसकी तरंग दैर्घ्य को निकालने के लिए डी ब्रॉगली ने एक फॉर्मूला दिया जिसे हम कहते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, जिसमें एच प्लांक स्थिरांक है, पी क्या है? संवेग। संवेग क्या होता है? एम इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, अब देखो ये आया कैसे, इसको समझो कि प्लांक का स्थिरांक, प्लांक ने फॉर्मूला दिया था ऊर्जा निकालने का, E बराबर एच न्यू, और एच न्यू किसके बराबर होता है? एच सी अपॉन लैम्डा के, न्यू की वैल्यू मैंने रख दी सी अपॉन लैम्डा, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। और आइंस्टीन ने जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला दिया था वो दिया था mc स्क्वायर। दोनों ही एनर्जी निकालने के, तो एक को हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, एक को हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, दोनों को इक्वल कर दिया, तो एनर्जी इक्वल हो गई। तो वैल्यू क्या आ गई? एच सी अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब सी क्या है? सी क्या है? प्रकाश का वेग। वैल्यू कितनी होगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सी से सी कट जाएगा, सी से सी कट गया तो आपके पास क्या बचा? आपके पास बचा एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी। सी क्या है? प्रकाश का वेग। अब यदि प्रकाश को कैसे करता है? प्रकाश अभी आपको पता था, प्रकाश क्या है? विकिरण है। विकिरण कैसे गति करता है? कण की तरह भी हम उसकी कुछ चीजों को समझाते हैं, कुछ प्रॉपर्टी कण की तरह समझाते हैं, कुछ प्रकाश तरंग के रूप में भी गति करता है। यदि मैं सी को किससे रिप्लेस कर दूं? वी से रिप्लेस कर दूं, तो यहाँ पर सी की वैल्यू, यहाँ पर यदि मुझे लैम्डा निकालना है तो लैम्डा क्या होगा? लैम्डा होगा एच अपॉन एम सी। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, लैम्डा इधर चला जाएगा, एम सी इधर आ जाएगा। ये तो प्रकाश के लिए, यदि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य निकालनी है तो हम इससे निकालेंगे। लेकिन अभी हम प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्य की। हम द्रव्य की, जो डी ब्रॉगली था उसने द्रव्य तरंगों को समझाया था कि द्रव्य जो है वो तरंग की भांति गति करता है। तो यदि सी को हम किससे रिप्लेस कर दें? वो जो द्रव्य है उसका जो वेग है, उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा और उसका कुछ ना कुछ वेग होगा, तो सी को हमने किससे रिप्लेस कर दिया? वी से। तो फॉर्मूला क्या हो गया? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। यही मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट सिद्धांत आता है, उसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है? हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि किसी भी, ये आपके पास एक परमाणु है और ये परमाणु में नाभिक है और इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में चक्कर लगा रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में चक्कर लगा रहा है तो मतलब हम इलेक्ट्रॉन क्या है? कण ही तो है। तो कण की स्थिति में अनिश्चितता, कण की स्थिति में अनिश्चितता, तो संवेग में अनिश्चितता का जो गुणनफल है, मान लो कण है वो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर था, कुछ समय बाद घूमने पर वो यहाँ आ गया, फिर वो यहाँ पर आ गया, फिर तो ये उसकी स्थिति बदल रही है ना, पहले वो यहाँ था, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, फिर यहाँ आ गया, स्थिति चेंज हो रही है। तो जो कण की स्थिति में अनिश्चितता है और उसके संवेग में जो अनिश्चितता है, संवेग का मतलब उसके वेग में, संवेग क्या बताया था? संवेग बताया था एम वी। मास तो सेम ही रहेगा, एक कण घूम रहा है इधर से उधर तो उसका द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा, उसका भार तो सेम ही रहेगा, लेकिन उसका जो वेग है वो कम या ज्यादा हो सकता है और उसकी स्थिति भी बदल जाती है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या कहा था कि कण की स्थिति में अनिश्चितता और संवेग में अनिश्चितता, इन दोनों का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है? मतलब जो दोनों का जो गुणनफल है वो स्थिर होता है, स्थिर होता है। और कितना होता है? h अपॉन 4 के बराबर। ठीक है, या इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, h अपॉन 4 जो है, h अपॉन 4 के बराबर, इससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, तो देखो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी, पी की वैल्यू रख दी एम डेल्टा बी, एम इधर आ गया, एम को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो h अपॉन 4 तो था ही, अब ये एम आ गया। तो ये यानी हाइजेनबर्ग क्या कहता है? हाइजेनबर्ग ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की, जब वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है वृत्ताकार पथ में, उस समय पर हम उसकी या तो स्थिति को सही निकाल सकते हैं, यदि हमने स्थिति सही निकाली तो हम उसका वेग नहीं निकाल पाएंगे, और यदि हम वेग सही निकाल रहे हैं तो उसकी स्थिति नहीं निकाल पाएंगे। यानी दोनों चीजों को एक साथ एक ही समय पर निकालना मुश्किल है, यानी दोनों चीजों को एक साथ एक नहीं निकाल सकते हम, उसमें क्या होती है? अनिश्चितता होती है। ये जो सिद्धांत था उसे हम कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। ठीक है, तो इसको आप एक बार अभी ये जो मैंने आपको बताया इसको आप पढ़ेंगे, जो बचता है वो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। थैंक यू।